अगर कुछ हुआ होता तो मैं कहती ना, जब एक चीज देखी नहीं, जब एक चीज ने कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया किसी सिचुएशन में, तो मैं आके क्या बोलूंगी? मैं जहां देखूंगी कुछ हुआ है मैं बोलूंगी, जहां कुछ हुआ ही नहीं वहां मैं क्यों बोलूंगी? लोग जानना चाहते हैं ना, लोगों को भी। मैं गवाही देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। फिरोज की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारी जिंदगी ऐसी गुजारी कि वो देखो फिरोज खान की बहन जा रही है, वो देखो उमैमा मलिक की बहन जा रही है। आपके बहन भाई आपको सपोर्ट नहीं करते क्या? आपको कैसा लगता है कि आप उमैमा फिरोज की बहन है? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मेरे लिए कभी कोई पर्ची हुई हो, कभी भी कुछ भी नहीं। आप ज्यादातर अपने भाई के साथ कभी नजर नहीं आए। हुमायमा और वो दोनों नजर आते हैं, आप नजर नहीं आते। फेम के साथ कितनी तकलीफें लग कर आती है। हम कैसे कह देते हैं कि एक इंसान को सिर्फ एक्टर होना चाहिए? एक्टर्स के आखिर में क्या हालात होते हैं? उनके घर में पानी नहीं है, उनकी छतों से पानी लीक हो रहा है, किराया उन्होंने नहीं दिया, बिजली उनकी फंसी हुई है, उनके तानों से मुझ पे कोई इफेक्ट होता है? आपके हस्बैंड जो है वो अहले तशरीफ फैमिली से है, आप सुन्नी फैमिली से है, किस तरह की मुश्किलात आती हैं? सुन्नियों में फिर आपको कोई एज अ सुन्नी एक्सेप्ट नहीं करता और शियाओं में कोई शिया एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा इनके अब्बू शिया है, फिर लाइटें बंद करके क्या होता है शादी गरीबा के बाद, तो वो क्यों थूक के देगा? मैंने तो रिज़्क़ को मना करते हुए, दरवाजे से मना, हम नहीं खाते। उमैमा तो ऐसी थी कि कोई बात करे इस किस्म की, तो उमैमा यहाँ से लगाए और बंदा कहीं और जाके गिरे। आपको कभी नहीं फेस करना पड़ा? एक दफा करना पड़ा था, और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई। वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत। मगर अब मैंने अपने बच्चों को मैं ये समझा रही हूँ और सिखा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री में जाएं। I don't want to talk about it. फिरोज तो बहुत मोटा था ना, फिरोज तो बहुत मोटा था। फिरोज की एक आंख काम नहीं करती थी। लोग कहते थे कि ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा, तुम ऐसे ही इस पे मेहनत करी। तो मेरी अम्मी कहती थी ये मेरा बेटा हीरो बनेगा बड़े होके, ये देखेगा भी और लोग इसको देखेंगे। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितने करोड़पति अरबपति लोग, ऐसे कोई करोड़ अरबपति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। झाड़ू पोछे तक मैंने यूट्यूब पे सबके सामने लगाया। मैंने कभी नहीं छुपाया कि मैंने अमेरिका आके क्या स्ट्रगल। वापस अगर पाकिस्तान में कल आपको मॉर्निंग शो की ऑफर हो जाए जहाँ पर 20, 25, 30 लाख आपको महीना मिल रहा हो, तो आप फौरन जाएंगी? नेवर। तो नीचे आके लोग लिखते हैं आप अल्लाह ताला की बातें करती हैं, आप बताती हैं कि आपकी अम्मी आपको इतना अल्लाह रसूल के बारे में बताती हैं, अपनी बहन उमैमा को भी सिखा देती हैं। ये सहाफियों वाली हरकतें मेरे साथ करेंगे तो उल्टी पड़ जाएंगी। गलत जगह मत लेके जाए। मैंने कहा आपको मैं घुमा के फिर कुछ और कर दूंगी। मतलब आपने कंट्रोवर्सी देनी ही नहीं मुझे। मैं दूंगी भी ना, ऐसे कैसे? मैंने कहा अम्मी सुमैर के साथ वीडियो भी करनी है, मैं जा रही हूँ। बात सुनो, ख्याल से करना, वो अंदर की बातें निकलवा लेता है। मैंने कहा अम्मी इसको पता नहीं है, फिर उसकी माँ आके उसके सामने बैठी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने मर्जी टैलेंटेड लोग हों, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो किसी एक ही शोबे में परफेक्ट होते हैं, किसी एक ही शोबे में काम कर सकते हैं अच्छे से। हर फन मोला नहीं होते, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो हर फन मोला है। बहुत अच्छा गाती भी हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग भी करती हैं, बहुत सारे गाने भी उन्होंने कंपोज किए हैं, लिखे हैं, एक्टिंग की है, बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छे बड़े बड़े कारनामे किए हैं। और इसके अलावा उनके खानदान में दो ऐसी शख्सियात हैं, दो ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनके चाहने वालों की तादाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में, बांग्लादेश में, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां वहां उनके चाहने वाले मौजूद हैं। आइए मिलते हैं दुआ मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। वैसे जो हमारी स्टार्स हैं उनमें से बहुत कम ऐसी लड़कियां, ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो चमकती धमकती रहती हैं। आखिर क्या वजह? मैं बिल्कुल भी नहीं चमक धमक रही। मैंने सुबह बच्चों को अपने स्कूल छोड़ा है, घर की सफाइयां की हैं और उसके बाद मैं थोड़ी सी हालत दुरुस्त करके आपके सामने आके बैठ गई। अच्छा, वैसे ये थोड़ी सी हालत दुरुस्त करने में कितना टाइम लगता है वैसे? बिल्कुल 10 मिनट। ऐसा मुमकिन नहीं है वैसे। ऐसा ही मुमकिन है। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या लोगों को बीच पॉडकास्ट में से उठा रहे हैं, भगवा रहे हैं, दौड़े लगवा रहे हैं लोगों की है। बड़ी वायरल हो रही है आपकी पॉडकास्ट। और मुझे आप यकीन करें कि वैसे तो हमारा बहुत अरसे से ही प्रोग्राम था कि हम दोनों मिलके पॉडकास्ट करेंगे और काफी
अरसे से हम लोग की फैमिलीज जो है वो एक दूसरे को जानती भी है, बट अभी रिसेंटली मुझे शौक जरा कुछ यूं पैदा हुआ कि मैंने कहा कि सुमेर करते हैं पॉडकास्ट फौरन से, क्योंकि दिल में जो ठंड पड़ी है ना उस पॉडकास्ट को देख के, आई एम सॉरी टू से, वो पहले कभी नहीं पड़ी। जो हो गया है ना वो हुआ कुदरती तौर पे, मगर वो हुआ बड़े मजे का। आपको पता है मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, वो डिजर्व। अच्छा, ठीक है। जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों ने कहा कि आपने सवाल बड़े सख्त किए थे जी, लेकिन मेरा मकसद था कि उनकी लाइफ पर बात करें। बिल्कुल, वो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बिल्कुल सुमेर, वही चीज मैंने जब देखी तो मैंने ये रियलाइज की कि वो लोग जिनका यूट्यूब का कंटेंट ही लोगों को तस्लील करना होता है, लोगों की जिंदगियों पे बात करनी होती है, जब उन लोगों से उनकी जातियात पे बात की जाए या उनकी जिंदगी के बारे में एक नॉर्मल सा भी सवाल कर लिया जाए, तो वो इस तरह से सेट से उठ के भागते हैं जैसे कि आपके पॉडकास्ट पे भागे थे। तो मुझे लगता है जो हिम्मत आपने की वो पता नहीं कैसे कर ली, मैंने ये हिम्मत अभी तक किसी पॉडकास्टर में नहीं देखी थी। मैं सबके सामने आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने वाकई ये इतनी हिम्मत की कि आपने वो सवाल पूछे। वो सवाल बिल्कुल भी सख्त नहीं थे, वो सवाल बड़े ही नॉर्मल सवाल थे उनकी जिंदगी के बारे में, जो हम सब ने देखे हैं आज तक, जो हम सबको पता है, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जाके कोई पूछ ले। तो शायद आज उनको भी पता चला हो कि जिस तरह खवातीन की तस्लील वो गुज़िश्ता कई सालों से ऑन स्क्रीन बैठ के करते आए हैं, इज्जत और जिल्लत होती क्या है उसका एहसास शायद अब उनको हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो शायद नाराज भी हो गए उसके बाद, लेकिन मेरा असल में उनको कोई हर्ट करना कोई मकसद नहीं था। बिल्कुल, वो तो मैं पर्सनली, क्योंकि आपको जानती हूँ तो मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं पर्सनली ये कह सकती हूँ कि मुझे आपकी नेचर का पता है कि आपने बिल्कुल भी हर्ट करने के लिए या ऑफेंड करने के लिए वो सवाल नहीं किए थे। आप बिल्कुल एक नॉर्मल, मैं बार बार नॉर्मल का लफ्ज जो यूज कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि मैं आपकी नेचर को भी जानती हूँ। मुझे पता है कि आप बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से हर इंसान को रिस्पेक्ट देना, हर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देना, ये आपकी नेचर है। तो आपने एक जेन्युइन सवाल किए थे बड़े, जिसपे तीली कहाँ और कैसे लगी वो कुछ समझ में नहीं आई। बस वो बातें थी और उनको लगा कि शायद इससे आगे कोई और सवाल ऐसा आ जाएगा कि जो मैं शायद बर्दाश्त न कर, तो उन्होंने बेहतर समझा कि शो को छोड़ जाऊं। बट वेल डन बॉय। अच्छा दुआ, वैसे तो आपने भी माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल की, बहुत काम किया, लेकिन आप ये भी जानती हैं और बहुत सारे लोग भी जानते होंगे कि इनकी फैमिली में इनकी अपनी एक बहन और भाई पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, फिरोज खान और हुमायमा मलिक। आपको कैसा लगता है जब लोग आपको उनके हवाले से जानते हो या कहते हो कि आप फिरोज की बहन है, आप हुमायमा की बहन है, जबकि आपने भी खुद भी बहुत सारा काम किया है, बहुत स्ट्रगल की है, तो कैसा फील होता है? कभी बुरा लगता है कि यार लोग मुझे मेरी स्ट्रगल के हवाले से क्यों नहीं जानते या मेरे काम के हवाले से? मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में जब भी कोई हकीकी मायने पे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपने दिल की बात करने को, जिसमें से एक टेड टॉक था कराची से, वो मैंने किया था। जब मुझे उसका मौका मिला तो उस पे मुझे बताया गया कि आप ऐसे मौजू पे बात करें जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो और सोसाइटी में आप उसको एज अ मसला देखती हूँ, एज एन इशू देखती हूँ। तो मैंने वहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात की थी और मैंने सरेआम लोगों के सामने ये बात बताई थी कि मैंने सारी जिंदगी ऐसी गुजारी कि वो देखो फिरोज खान की बहन जा रही है, वो देखो हुमायमा मलिक की बहन जा रही है। मैंने पूरी जिंदगी में अपने मॉर्निंग शो से अपना आगाज किया। PSL मैंने PCB की तरफ से 3 साल किया, ट्रांस मीडिया की तरफ से। इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैंने इंटरव्यू किया जो हमारी इंडस्ट्री की, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई लड़की वहां नहीं होती थी सिवाय निदा पाशा, निदा की बहन जो निदा यासिर है उनकी बहन है वो, और एक जैनब हमारी बड़ी मशहूर क्रिकेट इंडस्ट्री की लड़की है। तो सिर्फ हम 3 लड़कियां वहां पे मौजूद होती थी। वो मैंने किया। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जब पाकिस्तान में नई आई, मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ साइकोथेरेपी, मैंने वो सीखी। सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ अमेरिकन बोर्ड से। मेरे पूरे दुनिया में माशाल्लाह क्लाइंटेल है। मैंने अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मेरी जुबान से ठीक करके अल्लाह ताला ने शिफा देके ठीक किया है, जिनका ठीक होना चाहिए थी। मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ। मैं मोस्ट फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। आई कैन ट्रेन कॉर्पोरेट
ठीक है, इसके अलावा मैंने अपने एनजीओ की तरफ से जितना भी काम किया, अल्लाह ताला ने मुझसे स्कीम 33 में कराची में मस्जिद बनवाई, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आयशा के नाम से, जिसपे ऊपर मैंने माँ का नाम लिखवाया है। वहाँ 600 बच्चा आज भी पढ़ रहा है। मस्जिद आयशा उसका नाम है, जामिया मस्जिद आयशा। 600 बच्चा वहाँ पे दीन की नहीं दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहा है टिल 6th ग्रेड। जिस मस्जिद का मैं आज तक ख्याल कर रही हूँ, जो मस्जिद एक स्क्रैच जमीन थी जिसपे संगे बुनियाद तक मैंने रखी है। आज छोटा सा बच्चा होता था, मुस्तफा नया नया पैदा हुआ था, मेरे ख्याल में चूल्हे से बाहर निकली हूँ और उस मस्जिद की तामीर मैंने शुरू करवाई है। ठीक है, आज तक मस्जिद के मैं ख्याल रख रही हूँ। अमेरिका आने से पहले मुझे गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की तरफ से उनके हाथ से जफर भाई को बुला के, बल्कि जेडीसी के जफर भाई को बुला कर उन्होंने अपने हाथ से मुझे अवार्ड दिया बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर का। जब फ्लड पाकिस्तान में आया तो मुझे लगता है मैं वाहिद एक ऐसी औरत थी जो कि अपने छोटे बच्चे को हाथ में पकड़ के, क्योंकि उसको मैं कहीं नहीं छोड़ सकती थी, मैं बलूचिस्तान के अंदरूने उन इलाकों में गई हूँ जहां पे रसाई मुश्किल थी, रोडें टूटी हुई थी, मेडिकल कैंप्स मैंने वहां पे लगवाए हैं। कितने दिन मैंने वहां पे एम्बुलेंसेस से लेके वहां पे राशन के ट्रक्स, आई हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, और इसमें ये नहीं कि मुझे, मैं अपनी, सबको पता है पाकिस्तान में एनजीओज के थ्रू जो है वो सारा ब्लैक मनी जो है वो वाइट होता है। ठीक है, क्योंकि एनजीओज के ऊपर कोई टैक्स नहीं कटता, एनजीओज के ऊपर कोई इतनी ज्यादा ऑडिट नहीं होती, क्योंकि सारा जो डोनेशन की मद में पाकिस्तान से बाहर जितना ही पैसा आना होता है। और फिर ये बड़ा नॉर्मल है पाकिस्तान में कि लोग कहते हैं जनाब कि हम अपने ब्लैक को वाइट करेंगे, लोगों के यहाँ पे कार्ड्स स्कैम करेंगे, और कार्ड स्कैम करने के बाद हम 60-30 और जो भी अपना हिसाब कर लेंगे। मैं चाहती तो मैं आज करोड़पति होती, क्योंकि 2000 मेरा ख्याल है 2020 या ऐसा कोई टाइम था, आई डोंट इवन रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि पाकिस्तान में हजारों की तादाद में सिंध के अंदर एनजीओज बंद हुई थी। हजारों की तादाद में एनजीओज बंद हुई थी, क्योंकि वो सारा पैसा लोगों की डोनेशंस का लिया हुआ पता नहीं कहाँ जा रहा था। ऑडिट जो है वो सही प्रोवाइड नहीं कर सके। मैंने 11 साल एनजीओ चलाई, मैंने हमेशा हक सच ब्लैक एंड व्हाइट मेरा ऑडिट होता था, ऑल द पेपर वर्क वॉज डन। ठीक है, कोई आज खड़े होके नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी किसी का कहीं गया है। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि मेरी तरफ से ही कोई जाता हो एनजीओ की तरफ। कहने का मकसद ये है कि हर इंसान का जीने का मकसद अलग होता है। एक माँ के पेट से जब 6 बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो सारे डिफरेंट होते हैं और जमीन आसमान का फर्क होता है। उनकी जिंदगी की प्रायोरिटीज वो थी, उनको एंटरटेनमेंट स्टार बनना था। मेरे अंदर एक ईदी और मदर टेरेसा है जिसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आपको पता है कि एक HBDI टेस्ट होता है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सिर्फ फरहाद करमली नाम के एक ट्रेनर है, उन्होंने सिंगापुर से सीखा, और वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने मुझे अपनी ट्रेनिंग सेशन पे बुलाया और हमारा कोई HBDI टेस्ट लिया, दिमाग के 4 जो हिस्से होते हैं उनका टेस्ट लिया। तो जब मेरा रिजल्ट आया, सारी क्लास का रिजल्ट आ गया, और जब मेरा रिजल्ट आया तो उसने बताया कि अब मैं जो फाइनल लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आपको बताने लगा हूँ वो बड़े स्पेशल है, क्योंकि 100 में से कोई 1 लोग होते हैं जिनका दिमाग ऐसा होता है। अच्छा। तो और उन्होंने स्क्रीन पे ईदी की और मदर टेरेसा की शक्ल लगाई, तस्वीर लगाई, और बोला कि ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ये दुआ में है, क्योंकि मेरे जहन का सिर्फ इमोशनल हिस्सा चलता है, एनालिटिकल ब्रेन भी नहीं चलता है मेरा, नेचुरली है अल्लाह ताला की तरफ से। मैं अपने फैसले भी इमोशन से करती हूँ। मैं जिंदगी में जो काम करती हूँ, पैसे को मैंने जिंदगी में कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। पैसे को इंपॉर्टेंस देनी थी ये तो मुझे शादी के बाद भी पता नहीं चला। जब मेरी औलाद बड़ी हो गई, मतलब जवानी की तरफ अब जा रही थी, आज मेरी बेटी 10 साल की है, अब मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को तो मुंह लग गया है, जुबान लग गई है, और जब बच्चों की जुबान खोलना शुरू हुई तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे इनके लिए भी कुछ करना है। मेरी जात, मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे हीलिंग करनी थी, मुझे कोचिंग के जरिए मैंने लोगों की हीलिंग की। गम तकलीफ किसी भी इंसान का मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने वो एनजीओ के थ्रू किया, मैंने वो थेरेपीज के थ्रू किया। मुझे पता है मैं अपनी जात से खुश हूँ। मैंने बचपन से बड़े बड़े स्टार्स को घर में चौकड़ियां मारते हुए खाने पे देखा है, मतलब चौकड़ी मार के जमीन पे बैठ के खाने खा रहे हैं। लोगों के लिए वो बहुत बड़े स्टार्स हैं। हम लोग अपने बेडरूम में बैठे हैं, बुरी बुरी हालतों में हमने सोते हुए मुंह देखे हैं उनके। तो वो मेरे अंदर से वो बचपन में ही निकल गया था, जो एक चार्म होता है ना, वो निकल गया था। और मुझे और मैंने ये भी देखा कि उस तरक्की के साथ, उस
फेम के साथ कितनी तकलीफें लग कर आती है साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो नहीं पता ना, वो तकलीफें तो मैंने की है। मुझे नहीं चाहिए थी ब्रो, मुझे वो शोहरत नहीं चाहिए जिसके साथ वो तकलीफें लगे। मुझे शोहरत चाहिए अल्लाह ताला के पास, बस। क्या बात, ये बड़ी एबनॉर्मल सी बात है, लोगों को मैं शायद एबनॉर्मल भी लगती होंगी। लोग मुझे यूट्यूब पे नीचे आके जब मैं कोई खड़े हो गए मेरे, या रूहानियत की बात करती हूँ, सॉरी आपने एक सवाल पूछा मगर इस सवाल का मैं जवाब रोंगटे खड़े हो गए हैं। 4 घंटे दे सकती हूँ मैं, इस सवाल का जवाब 4 घंटे दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी ये सहा है। मैं यूट्यूब पे अपने दिल की कोई भी बात करती हूँ। आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल कैसा है। मैं जब अमेरिका आके स्ट्रगलिंग लाइफ झाड़ू पोछे तक मैंने यूट्यूब पे सबके सामने लगाया। मैंने कभी नहीं छुपाया कि मैंने अमेरिका आके क्या स्ट्रगल की है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह मैं जो दिल की बात होती है ना, मैं वो ही करती हूँ। और जब मैं वो करती हूँ तो नीचे आके लोग लिखते हैं आप अल्लाह ताला की बातें करती हैं, आप बताती हैं कि आपकी अम्मी आपको इतना अल्लाह रसूल के बारे में बताती है। अपनी बहन उमैमा को भी सिखा देती। इतनी दिल काटने वाली बात। एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी एंड दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हमें नहीं पता कि हो सकता है उमैमा भी अल्लाह ताला के बहुत करीब हो, मगर उसने अपना आउटर वर्ल्ड डिफरेंट रखा हो। मेरी ये चॉइस है कि मैंने आउटर वर्ल्ड भी डिफरेंट रखना है। बट इन एनी केस कोई अच्छा बुरा हो, हमें क्या चुल पड़ी है कि हम एक बंदे को दूसरे इंसान के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। फिर लोग बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ ये नहीं कहते कि क्या आपको कैसा लगता है कि आप उमैमा फिरोज की बहन है, आपको कैसा लगता है कि ये सारी चीजें भी, मगर बहुत बुरी बुरी बातें भी करते हैं लोग। लोगों के अंदर इतनी कर्टसी नहीं होती कि मुंह पे आके कहते आपके बहन भाई आपको सपोर्ट नहीं करते। क्यों करेंगे ब्रो सपोर्ट, क्यों करें? और अगर उन्होंने किया भी है, जिंदगी में किया है, बहुत किया है, मगर करते भी होंगे, करेंगे, मगर कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते, मैं क्यों बताऊंगी? मैं आपको क्यों बताऊंगी और आप क्यों पूछेंगे? मैं अपने शौहर से भी सपोर्ट नहीं लेती। अच्छा, बिल्कुल। मैं छोटी सी थी, मुझे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का बहुत शौक था। ठीक है। तो सामिया खान हमारी बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, यू नेम इट, सामिया खान, हुमायूं महबूब, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने घोल के पिया हुआ है। सबसे एक टाइम पे मेरी बड़ी चिट चैट रहती थी। ओह अच्छा। जवानी में कहा था इंग्लैंड में जब पढ़ने जा रही थी उससे पहले कि तुम्हारा शौहर ऐसा होगा कि तुम पैर भी रख के चली जाओगी तो उफ नहीं करेगा। और अल्लाह ताला ने किया। जितनी मुश्किल होने की इजाजत मुझे मेरे शौहर से है ना, कसम से वो जिंदगी में शौहर से पहले बाप से थी। बस माय फादर वाज लाइक दैट। हमारे अब्बू ने हमें सब कुछ करने दिया। हमारे पेट ऐसे रजे और भरे हुए हैं, हमें हुड़क नहीं है कुछ भी ना। हम किसी भी चीज को देख के ऐसे नहीं करते कि हाय ये भी हो सकता था, ये भी बोल सकते थे। जो कहना है कहो, जो पहनना है पहनो, जो करना है करो। हाँ, माँ हमारी सब थी। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो आप कह रही थी कि मैंने इतनी स्ट्रगल की, मेरे अंदर एक एबी है और मैं बहुत बलोचिस्तान भी गई, सैलाब ज़रगान की भी मदद की, तो उस वक्त ये तो सुनने को मिलता होगा कि ये भी बस एक्टिंग और सिंगिंग होस्टिंग में तो इतनी कामयाब नहीं हो सकी, तो अब ये दिखावे के लिए सब नहीं है। ये ऐसा सुनने को तो मिला होगा कि ये सब कुछ अब हाइलाइट्स में आने के लिए। बिल्कुल, खुदा की कसम, मैं परदेश में बैठी हूँ। देखिए, आपकी नेशनैलिटी भी हो जाए ना, परदेश ही होता है, जहाँ पैदा परदेश होता है। ठीक है, परदेश में बैठी हूँ, सच्ची बात करूंगी। ये हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी है। अमेरिका के वॉरेन बुफे कहता है दुनिया का सबसे कामयाब इंसान कहता है, सिर्फ वॉरेन बुफे नहीं, एलॉन मस्क से लेके मार्क जुकरबर्ग कहता है नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम कैसे कह देते हैं कि एक इंसान को सिर्फ एक्टर होना चाहिए? एक्टर्स के आखिर में क्या हालात होते हैं, सिंगर्स के आखिर में क्या? मेहदी हसन साहब आखिरी अपने जमाने में जो भी पॉडकास्ट करते थे, जो भी इंटरव्यूज करते थे, वो रो रहे होते थे। माइकल जैक्सन के ऊपर कर्जे थे ब्रो, माइकल जैक्सन के ऊपर। ये देखिए, एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। जो एक्टर होता है ना, अल्लाह ताला ने उसको फेम तो बहुत दी होती है, मगर सेट पे जाके आप नौकरी कर रहे होते हैं। आप नौकरी कर रहे होते हैं, ठीक है? कड़वा सच। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरे अब्बू बचपन से कहते थे यहूदी, मुझे कहते थे कि क्या वो कौन होते हैं, बट वो जो मुंशी कहते थे, ठीक है, मुंशी।
मुझे मेरे अब्बू बचपन से कहते थे मुंशी, क्योंकि जो यहूदी और मुंशी होता है वो पैसों का हिसाब किताब बड़ा कारोबारी दिमाग होता है उसका, तो मेरा बचपन से कारोबारी दिमाग था, ठीक है। मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। मैं 2 साल आई हूं इधर, 2 साल से सुमेर साहब मैंने जॉब नहीं की है, मैंने रगड़े खा लिए, मैंने स्ट्रगल कर ली, मैंने जॉब नहीं की, मैं कर नहीं सकती। मैंने कोशिश भी की, मैंने 3 महीने की जॉब, मगर फिर छोड़ दी। मैंने कहा मैं अपना कारोबार करूंगी। अच्छा, मेरी भी आपसे बात हुई जब भी कभी, तो उसमें मुझे ये अंदाजा हुआ कि आप जॉब वाली बिल्कुल फील है ही नहीं आपके अंदर, सोच ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया, उस वक्त आपके पास गाड़ियां सब कुछ था। ये बातें आपको कैसे पता? वो सब कुछ आपका चला गया, लुट गया, सही है, ठीक है। तो क्या उस वक्त अपने अपने हस्बैंड को या उन्होंने आपको ताने देने शुरू किए कि ये क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया सब कुछ? या अच्छा नहीं, ये मैंने नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान था। ये मैंने नहीं किया था। मैंने यूट्यूब की अपनी वीडियो में भी पूरी कहानी बताई है कि ये सुहेल ने किया था। और मैं जैसे कि बताती हूँ कि हर आर्टिस्ट को, मैं जब अपनी महफिलों में भी बैठी होती हूँ, मैं कहती हूँ हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को अपना बिजनेस करना चाहिए। मैं उन आर्टिस्टों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने बाई साइड अपने बिजनेसेस किए हुए हैं। फहद मुस्तफा ने भी अपना एक बाई साइड बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया हुआ है, शाइस्ता लोधी ने किया हुआ है, शबीर जान का नाम ले ले आप, उनके ना फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। हमारे आर्टिस्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि अपने पैसे को कैसे लगाना है, कैसे बनाना है। प्रियंका चोपड़ा है, अब उसका एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपको पता है सारी एक्ट्रेसेस का एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। जितने पैसे आते हैं फौरन, बिल्कुल, आईलाइनर का ब्रांड खोल लिया, आलिया भट्ट ने एक मेकअप का ब्रांड खोल लिया। तो यहाँ पे कहते हैं बस आए और हम उड़ाए। तो आर्टिस्ट के अंदर कभी भी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। मेरे अंदर एक बिजनेसमैन था, तो शायद मेरे अंदर आर्टिस्ट नहीं था। हाँ, होस्ट मेरे अंदर जैसा है वो मैं दावे से कह सकती हूँ, कोई माने ना माने, मैं ये समझती हूँ कि मेरे जैसा होस्ट मैंने पाकिस्तानी अवाम में नहीं देखा, बिकॉज मेरे अंदर वेस्टर्न टच भी है। मैं बैठ के रोजाना सुबह फप्पे कुटनियों वाली बातें नहीं कर सकती, राइट? अच्छा, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। देखें, आप होस्ट बहुत अच्छी हैं, आपने मॉर्निंग शोज भी किए, सब चीजें, बिल्कुल, लेकिन अभी तो आप अमेरिका आ गई हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में यकीनन लोग भी कहते होंगे और आपको भी शायद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होंगी जिसके लिए आप मुंतजिर होंगी। और अगर अब इस वक्त जब आप अमेरिका आ चुकी हैं और आपको यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है, सब कुछ करना पड़ रहा है, तो वापस अगर पाकिस्तान में कल आपको मॉर्निंग शो की ऑफर हो जाए जहां पर 20, 25, 30 लाख आपको महीना मिल रहा हो, तो आप फौरन जाएंगी? नेवर। मैं जब इंग्लैंड से आई थी, पढ़कर आई थी, मुझे डिप्रेशन हो गया था कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि मैं उस एज में गई थी जिस एज में इंसान टिश्यू पेपर होता है। घर में माँ बाप ने कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सारा जोर मुझ पे चलता था, ठीक है। 7 पर्दों में बंद बच्ची, 6 बहन भाइयों के सबसे छोटी, इंतहाई लाडली। पहली दफा इंग्लैंड गई, पहली जॉब है वहां पे, तमाम और जॉब्स वहां पे की, ठीक है। पहले रिश्ते बनाना, घर बनाना, लोगों के साथ बना के रखना भी एक आर्ट है। परदेश में लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना भी एक आर्ट है। मैंने शादी के बाद अपने जहां मैं बेडरूम पे सोती थी उसके सामने मैंने सारी तस्वीरें लगाई कि मुझे लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, जिसमें से बाहर जाना मेरा शुरू से गोल था। मेरे हस्बैंड मुझे नहीं आने देते थे, मैं पाकिस्तान में कभी रहना ही नहीं चाहती थी। मॉर्निंग शो भी मैंने कोई बहुत चाह से नहीं शुरू किया था, मैं बेडरूम में लेटी हुई थी। मैंने मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान का मैगजीन देखा, उसमें शाइस्ता लोधी का नाम था 2013 में। मैंने कहा यार ये शो होस्ट इन्फ्लुएंसिंग कैसे हो सकती है? तो मैं कहती है पाकिस्तान में बड़ा स्वैग हो गया है मॉर्निंग शो होस्ट का। मैंने कहा अच्छा मैंने भी करना है, कहती जाके ऑडिशन दे दो। मैंने ऑडिशन दिया A+ में, प्लस में लिया। फिर वहां से बात उड़ती गई, फिर मुझे एक्सप्रेस वालों ने बुलाया, मैंने वहां ऑडिशन दिया। मेरे दोनों जगह प्रूव हो गए, फिर मुझे चूज करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मेरे लिए कभी कोई पर्ची हुई हो, कभी भी कुछ भी नहीं। फिरोज आगे है अपने टैलेंट पे, पर्ची होनी होती तो आज मैं एक्ट्रेस होती, मैं होस्ट ना होती। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मेरे जहन में आ रही है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूँ, आप इतने बड़े स्टार की बहन है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस की बहन है, जिन्होंने इंडिया में भी काम किया, इमरान हाशमी के साथ काम किया,
मुझे ये बताएं कि कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। अल्लाह हाँ। ताला का रिज़्क है। रिज़्क सिर्फ पैसा तो नहीं होता। रिज़्क तो आपके दोस्त होते हैं, रिज़्क आपके अच्छे पड़ोसी होते हैं, रिज़्क आपकी इज्जत होती है। जितना रिज़्क मुझे मेरे बहन भाइयों के थ्रू इज्जत मिली है, मैं उसको डिनाई कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। 1000 जगहों पे पाकिस्तान में तो कभी लाइन में लगना ही नहीं पड़ा। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। सबको पता होता है फिरोज खान की बहन है, उमैमा मलिक की बहन है, तो बहुत लेकिन सारी एक- चीजें आपको होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं तो नाम भी नहीं ले सकती हूँ। अच्छा चलें, ये तो सब समझ में आ गया ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब जाहिर है आपके भाई की वजह से आपको बहुत सारी जगहों पर काम, मतलब जो काम हो जाते हैं जिसको कहते हैं ना रिस्क, आप कह रही हैं, हाँ। फायदे आपको हुए लाइन मतलब मीडिया के नहीं, इज्जत बहुत होती अच्छा है। चले, उसके बावजूद मैंने एक बात नोट की है कि आप ज्यादातर अपने भाई के साथ कभी नजर नहीं आए। मतलब जब भी देखा हुमायमा और वो दोनों नजर आते हैं, आप नजर नहीं आते। बिल्कुल 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 ऐसा ही ये है। बात तो सच है। बिल्कुल सच है। मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। 2014 में मेरी शादी हुई। अब मुझे साल बताइए कि फिरोज का पहला ड्रामा हिट कब आया था? सेम खानी। ईयर था कि नहीं? खानी। रहो। नहीं, चुप रहो। जब फिरोज फिरोज बना है, चुप रहो से बना है। चुप अच्छा, रहो मुझे यूं सज्जन के लगता है साथ कि पहला वो जो ड्रामा था। उनको फेम मिला वो तो खानी से मिला। खानी से मिला, मगर चुप रहो भी सज्जल के साथ उसका अच्छा सही था, शुरू हो गया था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो और खानी कब आया था? अगर आप खानी को फेम मतलब आप ये कह रहे हैं कि खानी से फेम शुरू हुआ था, वेरएज मेरे लिए चुप रहो से ही शुरू हो गया था। तो खानी तो एक ब्लॉकबस्टर था ना, वो तो फिर 4 लग गए थे। ठीक है। मेरी शादी हुई भी थी। मैं 2014 में, जब से मेरी शादी हुई है, मेरी अम्मा को मुझसे ये शिकवा है कि तुम कैसी बेटी हो जो अपनी माँ के घर आके नहीं रहती, तुम्हें मैं याद नहीं आती तुम्हें। मेरी लव मैरिज हुई थी, मुझे सुहेल से इश्क रहा है, जुनूनी दीवानों पागलों वाली। रहा है। बिल्कुल रहा है। रहा है ना, पूरे साल रहा है। ये सहाफियों वाली हरकतें मेरे साथ करेंगे तो उल्टी पड़ जाएंगी। मैं दुआ मलिक कहते हैं मुझे ना, पूरा नाम मेरा दुआ मलिक है। ठीक है। आज नहीं, मैं थोड़ा सोच रहा था, मैंने कहा इश्क रहा है। नहीं मतलब इश्क रहा है ना, पूरा एक अरसा रहा है, तो आज तक रहा है। ओके ओके। तो मोहब्बत थी, और फिर मेरे बच्चे, पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर साथ साथ काम करना। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ना बस अपने उसमें रहती हूँ, अपने खुद से कुछ करने के लिए। बस और ये देखिए, इस पे फख्र होना चाहिए। बिल्कुल। और ये लोग ताने देते हैं ना, अक्सर आपको देते होंगे कि भाई यार बात सुने, बहन इतनी बड़ी स्टार है, पेंट उतर रहे हैं वोनों के, उनके घर में पानी नहीं है, उनकी छतों से पानी लीक हो रहा है, किराया उन्होंने नहीं दिया, बिजली उनकी फंसी हुई है, उनके तानों से मुझ पे कोई इफेक्ट होता है? अरे वाह, क्या बात, बहुत। पिंटू ने चंडीगढ़ में बैठ के अपने चौकीदार से क्या बोला, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मेरे को? अच्छा, इसका मतलब है लोगों की बातों को इतना जहन पर नहीं लेती आप। उस वक्त तो लिया होगा आपने जब मोहसिन अब्बास हैदर की वाइफ का जो मामला हुआ, एक्स वाइफ का, और उन्होंने कहा कि मोहसिन मुझ पर तशद्दुद करता है, मुझे मारता है, ये वो। हाँ। तो आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण और सब कुछ लिखा कि भाई हाँ मेरी दोस्त है, इस पर जुल्म होता रहा, मुझे सारा पता है, आप बहुत बोली। लेकिन उस वक्त आप नहीं बोली जब लोगों ने आपको पॉइंट आउट किया, जब फिरोज की एक्स वाइफ ने ये सारा मामला लेकर आए सामने कि फिरोज मुझ पर तशद्दुद करता रहा, लोगों ने उस वक्त जब आपको बहुत ज्यादा ट्रोल किया कि भाई अब क्यों नहीं बोल रही। हम लोगों ने, सिर्फ मैंने क्या, मुझे लगता है किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो फिरोज की पर्सनल लाइफ थी, फिरोज ने जो अपने तरीके से चलना था वो चला, और मुझे लगता है कि मैंने भी ऐसी, शायद आप इससे वाकिफ नहीं है, मैंने सर्टेनली इस चीज को अपोज किया है। अगर कुछ हुआ होता तो मैं कहती ना, जैसे मोहसिन की चीज मैंने देखी थी तो मैंने कहा, अपनी आंखों से देखी थी तो कहा। जब एक चीज हुई नहीं, जब एक चीज देखी नहीं, जब एक चीज ने कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया किसी सिचुएशन में, तो मैं आके क्या बोलूं? मोहसिन का मामला आपने अपनी आंखों से देखा था? बिल्कुल, मैंने देखा था, और मैं कभी अपने लफ्जों से पीछे नहीं हटूंगी। मोहसिन और सुहेल
बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सोहेल बहुत मोहब्बत करते हैं मोहसिन से, सब Okay. कुछ है, मगर वो चीज होके खत्म हो गई। वो चीज भी होके खत्म हो गई। उस वक्त मैं सिर्फ इसलिए बोली थी क्योंकि फातिमा पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था। मैं और गौहर रशीद उस वक्त सिर्फ इसलिए बोले थे क्योंकि मोहसिन की वाइफ पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था। अच्छा, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं थी। मुझे मोहसिन से पर्सनली कोई ग्रज नहीं है। उमैमा और मोहसिन ने साथ बैठ के सॉर्ट आउट भी किया। मुझे मौका मिलेगा मैं भी मोहसिन से सॉर्ट आउट करूंगी। मैं जहां देखूंगी कुछ हुआ है मैं बोलूंगी, जहां कुछ हुआ ही नहीं वहां मैं क्यों बोलूंगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इस चीज की गवाही देती हैं, मतलब लोग जानना चाहते हैं ना, लोगों को भी मैं गवाही देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। फिरोज की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी चलिए नहीं। ये तो अच्छी बात है। आप गवाही देती हैं और आप इतने ज़ाहिर है इतनी सूफियाना रूहानियत की बातें कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आप ऐसा झूठ तो नहीं बोलेंगी। बेशक बेशक। तो खैर, अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह से आपके आप तीन बहन भाई शो होते हैं सामने, हाँ, ठीक है, मीडिया को, सोशल मीडिया पर। बाकी आप कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह से? हम 3 और बहन भाई भी हैं, हमारे 6 बहन भाई हैं। जो हम तीनों, मैं, फिरोज और मेहमान छोटे हैं, और जो ठीक बड़े है। बहन भाई हैं वो असल में उन 3 के सेट में और हमारे 3 के सेट में फर्क है उम्र का, ठीक है। तो सगे हैं ना? उम्र का, नहीं सगे हैं ना, सगे बहन जी भाई। जी, सगे हैं, सगे हैं, बिल्कुल सगे हैं। तो मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कभी भी इकट्ठे ना कोई तस्वीर ना कुछ, क्या तीनों में और की नहीं है। मेरी बड़ी बहन जो है उनकी, हाँ। मेरी अम्मी की जो पहली बेटी हुई, मेरी अम्मी की अपनी उम्र 12 साल थी। 12 साल? जी हाँ बताया था उन्होंने। ठीक है। अब आप ये सोचे कि मेरी बड़ी बहन की उम्र क्या होगी और मेरे बड़े भाई की उम्र क्या होगी। क्या उस उम्र में सोशल मीडिया पे आने का शौक होता है? क्या बात है, ठीक है। लोगों को बातें बनाने का शौक है। हमारा पाकिस्तान इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री रह गया, इसीलिए लोग, दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया क्या कर रही है यार, एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रही है, और हमारे पाकिस्तानी जो है ना कि वो साथ वाले घर में उसकी बेटी के साथ क्या हो गया, इसके भाई का ये वाला चक्कर है, उसकी अम्मा ने ये कर दिया, बेचारे वो उसी में, वो सहाफी भी वही सवाल कर रहे हैं बैठ के। ना सहाफी किसी से ये पूछ रहे हैं कि किसी के घर में किसी बच्चे ने क्या कोई नई तख्लीक कर दी, क्या कुछ नया अचीव कर लिया। अच्छा आपको एक बात, ये बात तो आपको पता है कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ उन सवालात पर आज तक गेम चलती रहती है। जब भी फिर उसके बारे में कोई बात आती है तो बहुत सारे एक्टर्स जो है ना अपनी तरफ से पोस्ट लगाने लग जाते हैं। जी ये सवालात सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं, मतलब मैं अपनी जात से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सवालात इसलिए किए जा रहे हैं कि यार लोगों को पता हो कि वहां पर आप क्यों नहीं बोली और अपने भाई के लिए जो है खामोश रही, उसके पीछे वजह क्या थी। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सवाल इसलिए था न, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं था। ठीक है। आपकी एक बहन है जो वॉइस आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी जी है, जी 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 जी। अब्दुल, जो ड्रामा लोगों ने देखा, उस्मान देखा, उन्होंने काफी सारा काम किया, तो वो भी कभी सामने नहीं आती ना। बिल्कुल। वो जो बड़े 3 बहन भाई हैं, उनकी, किरण बाजी की भी एज मेरा ख्याल है, ताबिदार उनका नाम है। जी बाजी की एज कितनी होगी? 40 से तो ज्यादा ही, 45 होगी तकरीबन। वो 3 जो बड़े बहन भाई हैं हमारे, उनमें सबसे छोटी है, तो उनकी एज 45 होगी, राइट। उन्होंने इर्तुगरुल गाजी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्किश ड्रामा था, उनकी सारी ट्रांसलेशन की। इसके अलावा उनका अब अपना स्टूडियो है। जितने भी टर्की से ड्रामे आते हैं, जितने भी टीआर कौन सा है, टीआरटी के जितने भी ड्रामे होते हैं पाकिस्तान में, बाजी को मिलते हैं, बाजी उनकी रिकॉर्डिंग भी करती हैं, वॉइस ओवर भी है, ट्रांसलेशन भी है, एवरीथिंग। वो शुरू से लिखती थी। हमें तो उर्दू आती ही नहीं, तमीज से बोलना आता ही नहीं, अगर वो ना सिखाती तो। बाजी जो बोलती हैं, जो बाजी का उर्दू है, जो बाजी का तलफ़ुज़ है, जो बाजी का इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो हम तो कुछ भी नहीं है, तीनों छोटे बहन भाई। अच्छा, तो बचपन में कभी ऐसी लड़ाई होती थी एक्टिंग के हवाले से कि कौन बड़ा होकर स्टार बनेगा? क्योंकि जाहिर है प्लान तो शुरू से था, क्योंकि आपकी अम्मी भी एक्टिंग करती थी। हाँ। तो थोड़ा बहुत उनको भी शौक था ही। हाँ। थोड़ा बहुत तो नहीं, ज्यादा ही था। अच्छा, ज्यादा था? बहुत ज्यादा था। नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ज्यादा था, या होगा। अच्छा। शायद उनको मौका नहीं मिला होगा। हाँ। है ना, ऐसा होगा। मगर अम्मी ने कोई 1-2 ही कोयटा से ड्रामे किए हैं, क्योंकि मेरे चचा भी कोयटा में आर्टिस्ट थे।
मेरी फूफोएं आज तक रेडियो करती हैं, इंग्लैंड में काफी फेमस रेडियो। अच्छा। और इधर पाकिस्तान में भी कोयटा में वो शायरी करती थी, पूरे पूरे उनके किताबें उन्होंने लिखी। तो एक्चुअली आर्ट था हमारी पूरी नेचर में, या जिसे कह रहे हैं ना खून में आर्ट था। फिर उसके बाद किरण बाजी को बहुत शौक था वैसे न्यूज कास्टर बनने का। उनकी पर्सनालिटी ना थोड़ी सी न्यूज कास्टर टाइप जी ऐसी है। तो उनको शौक था, मगर उस वक्त वसाइल नहीं थे, एक्सपोजर नहीं था। अब आप ये चीज देखें ह्यूमन साइकोलॉजी कि अम्मी को खुद करना था, अम्मी के 6 बच्चे हो गए, अम्मी नहीं कर सकी, तो अम्मी ने पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को स्टार बनाया। हमारे घर में मुर्गियां उबली हुई हो, चने उबले हुए हो, जब हम लोग घर आए जिम से तो हमारा डाइट खाना रेडी हो, हमें जूते मार मार के हमें पतला करना, हमारे खाने को कंट्रोल करना। ऐसे कौन माँ करती है? मैंने तो नहीं देखा। पूरा डाइट प्लान सब कुछ वो बनाती है, सब कुछ बनाती थी। फिरोज तो बहुत मोटा था ना, फिरोज तो बहुत मोटा था, आपने देखा था, बिल्कुल अदनान समी की तरह था जब छोटा था। फिर फिरोज की एक आंख काम नहीं करती थी, लेजी आंख। तो अम्मी और फिरोज को हजरत अब्दुल्ला शाहवाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे लेके जाती थी। उनसे मेरा भी दिल बहुत ज्यादा लगता है, हमारे घर के बिल्कुल सामने है और मैं तो बस मुझे इश्क है उनसे। तो अम्मी बचपन में उसको लेके जाती थी और हैवी भी बहुत था, तो गोद में उठा के लेके जाती थी ऊपर। और अम्मी इतनी मेहनत करती थी सबको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की तरह एक आंख पे पट्टी बांध के उसको वर्जिशें करवाना और सब कुछ। तो लोग कहते थे कि ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा, तुम ऐसे ही इस पे मेहनत कर रही हो ना, तुम जो दीवानी से नजर नहीं आता, नहीं दीवानी हुई भी हो, नहीं आता था, दीवानी हुई भी हो बेटे के पीछे तो नहीं ठीक होगा। तो मेरी अम्मी कहती थी ये मेरा बेटा हीरो बनेगा बड़े होके, ये देखेगा भी और लोग इसको देखेंगे। अच्छा। और तुम सब देखोगे कि ये हीरो बनेगा। तो लोग उस वक्त हंसते थे। तो अम्मी की बहुत मेहनतें हैं। और अम्मी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ये बता रही थी कि अम्मी को खुद एक चीज करनी थी, उनको नहीं उस वक्त वसाइल थे, वो जमाना और था, पाबंदियां थी और सब कुछ, तो ज्यादा ओपन नहीं थे। तो अम्मी ने बच्चों को करा। बड़ी बहन को शौक था हमारे, असल में किरण बाजी को शौक था, तो वो बाजी का पूरा नहीं हो सका क्योंकि बाजी ने हम लोगों को पालना था। माय मॉम वाज वर्किंग वुमेन। तो किरण बाजी जो थी, जो सारे ड्रामों के वॉइस ओवर्स और राइटिंग करती हैं, टर्किश ड्रामे जो बनाती, उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती थी। हम तीनों एक शैतान हुआ करते थे घर में, तो उनको संभालना। तो बाजी नहीं कर सकी, तो बाजी ने फिर उमायमा को पुश करने वाली किरण बाजी थी, उसको पहले कपड़े दिलाना, कि ऐसे ये पैंट्स पहनो, ये शर्ट्स पहनो, फ्री अल्ताफ से मिलते हैं, साकिब मलिक से मिलते हैं, फिर शूट्स पे जाके किरण बाजी वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग अ बेबी, फिर एक्सपेक्ट करते हुए जाके सेट्स पे बैठना, उधर ही सो जाना, बस बहन का ख्याल रखना। और फिर हम हो गए, तो बस यही होता है। मगर अब मैंने अपने बच्चों को मैं ये समझा रही हूँ और सिखा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री में जाएं, बिल्कुल भी। मैं उनको अमेरिका भी इसीलिए लेकर आई हूँ, हालांकि बेटी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुधरती, जाहिर है वो अमेरिकन लाइफस्टाइल देख रही है और टिकटॉक देख रही है, तो उसका दिल बड़ा चाहती है। एक वीडियो लगाती जरूर है, फिर अलग बात है कि डांट खा के मैं डिलीट करवा देती हूँ। बट I don't want my kids to go in media industry. Although अब मैं आपको बताऊं कि ज़ियारा स्कूल में गई है, तो उसने किसी ने उसको सिखाया नहीं और उसने खुद ही पियानो पूरा बजा के टीचर को दिखा दिया और टीचर हैरान कि ये, और टीचर मुझे फोन करके, मैंने कहा नेवर सेंट हर टू म्यूजिक क्लासेस, उसकी ये चीज है। अच्छा। आप रोक नहीं सकते। अच्छा, मुझे एक बात मुझे बताएं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मैं सुनता हूँ, जैसे नादिया खान ने भी कहा था, और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि मैं बच्चों को, स्पेशली बेटी को, तो कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आने दूंगी। अच्छा, उनका जो असल जो मकसद होता है जो कहने का, नादिया खान तो खैर वो ये कह रही थी कि एज ज्यादा हो जाए तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन बाकी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो इसलिए नहीं आने देती कि कास्टिंग काउच और जितने भी लोग हैं यहाँ पे हैरेसमेंट, डायरेक्टर्स जो है पीठा तक झाड़ते रहते हैं। तो आपका क्या जो विजन है वो किस वजह से आप चाहती हैं कि आपकी बेटी जो है इस फील्ड में ना आए? अच्छा, कास्टिंग काउच का तो मेरे जहन में कभी आया भी नहीं, क्योंकि हमारे साथ कभी हुआ भी नहीं। असल में हर इंसान की ना पर्सनालिटीज होती हैं। हमारी लड़कियां, कुछ लड़कियां बहुत हसीन होती हैं कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाएं और नजाकत भी एंड एवरीथिंग, मगर उनके अंदर एक मर्द नहीं होता। मुझे लगता है कि उमैमा और मेरे अंदर एक मर्द है और शदीद किस्म का मर्द है कि बंदा ऐसी बात करने से पहले ही मैं फिर थोड़ी डरपोक थी। उमैमा तो ऐसी थी कि कोई बात करे इस किस्म की तो उमैमा यहाँ से लगाए और बंदा कहीं और जाके गिरे। अच्छा। तो बिल्कुल।
तो हमारे अंदर वो डर वर के हमारे अंदर ना कैफियत कभी रही है ना अगला बंदा भी जो कुछ करता है तो वो कुछ सोच के कुछ देख के करता है ना, तो हमें तो करेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा, हमने तो फिर छोड़ना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है आपको कभी नहीं फेस करना पड़ा? नहीं, एक दफा करना पड़ा था, एक दफा करना पड़ा था जिसकी वजह से मेरा करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई, मगर वो मैं बात कभी भी नहीं बता सकती क्योंकि वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ मगर मेरे घर वाले तो पाकिस्तान में है ना। I don't want to talk about it. आपके एक्सप्रेशन और इन चीजों से मुझे लगता है कि आपको वो वक्त याद आ रहा है और आपको तकलीफ और दुख भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब एक जवान बच्ची जो अपना फ्यूचर बनाना चाहती हो या अपना फ्यूचर बना रही हो और बीच में एक ऐसा फजूल का रोड़ा आ जाए जो कि बिन बुलाया आ जाए, सही है, तो होता है। बट फॉरगेट अबाउट इट। मेरी एक आदत है, मैं जिंदगी के गुजरे वक्त पे कभी भी नहीं रोई और मैं सिर्फ आगे देखती हूँ। ठीक है, जो होना था हो गया, ये जो ऊपर बैठा है ना ये किसी को नहीं छोड़ता तो मुझे उम्मीद है इंसाफ होकर रहता है, वहां से हो जाएगा, सिस्टम पूरा हो जाएगा वहां से। यस, गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, खैर, अच्छा ये बताएं, एक ऐसा सवाल है मजहब से रिलेटेड और अकीदत से रिलेटेड है। वैसे इस पर मैं सवालात करता नहीं हूँ चूंकि आपने अपने YouTube चैनल पर बोला और एक भी YouTube चैनल का लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उस पर आपने बोला कि आपके हस्बैंड जो हैं वो अहले तशरीह फैमिली से हैं, आप सुन्नी फैमिली से हैं, तो क्या मसाइल पेश आते हैं, किस तरह की मुश्किलात आती हैं? बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऐसा होता है कि एक कह रहा हूँ कि भाई मैंने मजलिस पे नहीं जाना, दूसरा कह रहा हूँ कि मैंने मजलिस पे जाना है, तो किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े मियाँ बीवी के दरमियान, खानदान के दरमियान, ये सारी चीजें क्या आपने कुछ फेस किया या बस नॉर्मली चल रहा है सब? इश्यूज आते हैं, ऐसे इश्यूज आते हैं कि बहुत अरसे तक हो सकता है कि ये चीज फैमिलीज की तरफ से ना हुई हो, मुझे फील हुई हो, मगर फैमिलीज नहीं तो आप कह लें एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ से हो सकता है कि ये चीज ना हुई हो, मगर मुझे फील हुई हो कि सुन्नियों में फिर लड़की को, जो भी बंदा जिसकी भी शादी हुई होती है ना, अमूमन ये खवातीन के साथ होता है कि सुन्नियों में फिर आपको कोई एज अ सुन्नी एक्सेप्ट नहीं करता और शियाओं में कोई शिया एक्सेप्ट नहीं करता। और ना मैं वैसे भी ना मैं, अब मेरा मजा ये है, मेरी इंजॉयमेंट ये है कि मैं वाकई ना शिया हूँ ना सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं ये कहती हूँ कि अहले बैत और हजरत अली करमल्लाहु वजह को अगर उनसे मोहब्बत नहीं करते तो जिंदगी आपकी बेकार है। प्रॉब्लम्स क्या आती है? जब गम मनाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी सुनी कि एकदम से जैसे बच्चों के साथ अगर दोस्तियां हो रही हैं और वालदा जो है उनके दोस्तों की अगर शिया बैकग्राउंड से नहीं है तो एकदम से अच्छा तुम्हारी शादी शिया, बिल्कुल अच्छे से बात करेंगी, दोस्ती करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, एकदम अच्छा इनके अब्बू शिया है, अगले दिन से वो नजर ही नहीं आएंगी। फिर मैं जैसे मेरी आदत है एक मोहल्ले में खाना बांटना और देना दिलाना सब कुछ, तो मुझसे मेरे मुंह पे आके खातून ने पूछा कि सुनो तुम लोग थूक के देते हो खाना, ये बात सच है? तो मुझे वो बड़ी हर्ट होती थी चीजें कि यार मैं इतनी मोहब्बत से चीज बना के लेके गई हूँ, मैं इनको अपनी बहन कह रही हूँ और मतलब पड़ोसियों को हम लोग बहन ही, हमारी माँ ने यही सिखाया है कि बहनें बना लो पड़ोसियों में ताकि आपको आसानी हो रहने में, और आप आगे से ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब हम क्यों थूक के देंगे? फिर लाइटें बंद करके क्या होता है शादी गरीबा के बाद, और तुम लोग क्या ये हो, तुम लोग। हाँ, जब मैं पहली दफा हज पे गई शादी के बाद, मेरी ड्रीम था कि मैं अपने हनीमून उम्रे पे करूं, तो यार इतनी कॉलें आई हैं कि तुम उम्रे पे कैसे ले गई हो, ये लोग तो उम्रा नहीं करते, ये लोग तो हज नहीं करते। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी। फिर जब मैं वो सवालात जो मेरी अपनी फैमिली करती थी मुझसे कि हमने शियाओं के बारे में ये सुना है वो सुना है, वो मैं उनको एक्सप्लेन करती थी, तो उनको ये लगता था कि मेरे ऊपर शियाओं का असर हो गया है। वेयर एज मुझे मेरी अम्मी ने अपनी सही बुखारी की जितनी भी जल्दें होती हैं वो मेरे ख्याल है 10 थी शायद, और सुहेल लोगों की 7 थी, तफसीर इब्ने कसीर, तो वो मैंने इनकी भी पढ़ी पूरी और उनकी भी पढ़ी, क्योंकि मैंने इतने झगड़े देखे ना दोनों के कि फिर मैंने कहा कि मैं खुद पढ़ती हूँ।
तो वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो पढ़वाने के लिए या शायद उस तरफ लेके जाने के लिए मेरी सुहेल से शादी हुई थी, क्योंकि मैं शुरू से बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी शादी से पहले पाबंदी, नमाज, ये वो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मस्त लड़की थी, एक बहुत मस्त लड़की थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने तो यही सोचा था कि भाई ये मीडिया का लड़का है और ये मुझे रोके टोकेगा नहीं, और मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने देगा, कंजर्वेटिव पाकिस्तानी टाइप मेंटालिटी नहीं होगी जिससे मेरी बहुत तपती हूं मैं। तो मैंने देखा कि बाबा ये तो शो भी करने जाएगा तो बम फट जाएगा और ये नमाज नहीं छोड़ेगा। अच्छा। तो फिर सुहेल का माशाल्लाह मेहराब भी है, और मैं देखती थी कि मतलब घर में शादी हो, इन्होंने निकाह का गवाह बनना होगा ना किसी का, ये बोलेंगे निकाह रुक जाएगा, मैं तो नमाज पढ़ कर आऊंगा। तो मैंने जब वो देखा तो फिर होते होते मुझे शर्मिंदगी होना शुरू हो गई, और फिर मैंने नमाज पढ़ना शुरू की। और फिर कहते हैं कि जब नमाज इंसान पढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला आपकी खुद ही मदद करते हैं। फिर मुझे समझ आई कि मेरी शादी सादात में या सैयदों में या शियाओं में शायद हुई ही इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करना था, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, कि मुझे पढ़वाना था दीन अल्लाह ताला ने। तो यहाँ से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी वहां। अच्छा, जब लोग ये सवाल करते थे या कहते थे कि बहुत तो देते हैं, आपको मैं बताऊं, जब मेरा निकाह हुआ, इतनी बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत थी, मरहूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनसे हमने कहा कि आप निकाह पढ़वाएं हमारा, क्योंकि मेरी शादी पे सारी स्टार स्टडेड वेडिंग थी, सारे स्टार्स आए हुए थे। उन्होंने कहा तो शादी जायज नहीं है, निकाह होता ही नहीं है। आप सोचें, शादी वाले से एक दो दिन पहले हमें ये बात, वजह क्या, वो क्या कहती थी, क्या वजह? निकाह हराम है, उन्होंने बोला, हमारी निकाह ही नहीं होता। कोई बड़े आलिम थे, बड़ी बड़ी फिगर थे, बस अच्छा, बस छोड़े ना। अच्छा, इस पे मजीद नहीं करते क्योंकि जाहिर है। लेकिन अब ये बताएं कि अब आपके बच्चों में तो ऐसा नहीं होता, एक बच्चा सुन्नी है, एक बच्चा शिया है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अभी रिसेंटली ये हुआ, मैं सच्ची आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने 2 शर्तें रखी थी, सिर्फ अपनी 2 शर्तें रखी थी कि एक, मेरे बच्चे जुलूस पे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जुलूसों पे बम फटते हैं और लोग मर जाते हैं, मैं अपनी औलाद को कभी खोना नहीं चाहूंगी। और एक, मेरे बच्चे कभी भी मतलब आका से जुड़ी किसी भी जात की बुरी बात नहीं, नौजुबिल्लाह कहेंगे, तो बिल्कुल किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे, बिल्कुल। तो ये दोनों शर्तें मैंने रखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल आज भी उस पे कायम है। और बस, और भी मैं कोई बात कह रही थी। अच्छा, ये एक बात मुझे बता दें, वो लोगों को पैगाम बता दें जो आपने कहा कि जब वो हमारी पड़ोसी आती थी तो कहती थी कि आप थूक कर देते हैं, ये वो ऐसा होता है, और वो जो लाइट बंद करने वाली नहीं, बता दें ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि आप तो अहले तशरीफ फैमिली से मेरा हाल है तो 10-11 साल से हैं, 11 साल हो गए ना आपको, तो जाहिर है आप तो हर चीज को बड़ी करीब से देख चुकी हैं। और अगर ऐसा होता तो फिर आप खुद कैसे खाती? तो इस बारे में थोड़ा, प्याज पे इतना पैसा लगाया है तो वो क्यों थूक के देगा? उसकी थूक कौन सा कोई नौजुबिल्ला पाक है, या कौन सा कोई लाबे दहन है जो वो थूक के तुम्हें देगा कि तुम पाक हो जाओ या तुम गलीज हो जाओ? कोई भी चीज क्यों करेगा यार? किसी ने पैसे से वो खाना रिज़्क है यार। मैंने तो रिज़्क को मना करते हुए, दरवाजे से मना, हम नहीं खाते, वापस लेके गई हूं मैं लोगों के दरवाजों से खाना, मेरी खाना पाकिस्तान में बिल्कुल। आप मुझे बताएं वहां रहने का दिल क्यों चाहेगा? कौन सा बंदा है जिसने दिल नहीं तोड़ा? कौन सा जाविया जहां पे दिल नहीं टूटा? ये जो पाकिस्तान से लोग लाखों की तादाद में पासपोर्ट बनवा कर आ रहे हैं ना, कि नादरा बंद हो गया था बीच में पासपोर्ट नादरा का, कोई वजह है ना यार? हमारी जमीन बहुत अच्छी है, हमारे लोग खराब है, हम आपस में एक दूसरे के नहीं है। आप अमेरिका के ऊपर एक पॉडकास्ट करें, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को काट खाने को कैसे दौड़ रही है। मैं कहती हूँ सलाम है आगा खानियों पे, आगा खानी जो सपोर्ट करता है ना एक दूसरे को, मैं कहती हूँ आ जाए, उनका खाना पीना, उनके घर का रेंट, उनका गाड़ी, उनका बजट, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उनको यूं देते हैं जैसे कोई हलवा हो, कुछ है ही नहीं। आप जमात खाने जाएं, आपकी लाइफ सॉर्टेड। मगर हम लोग नहीं करते अपने आप एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट, नहीं करते। अच्छा, जो आपने बात की टांगे खींचना और ये वो, अभी आप पाकिस्तान से अमेरिका गई हैं जी। अमेरिका जाने के बाद आप जाहिर है वहां पे होस्टिंग भी करी है। अभी लास्ट टाइम आपने आतिफ असलम का एक कॉन्सर्ट है उसको भी होस्ट किया है, तो वहां पर जाकर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मुझे जीरो से स्टार्ट लेना पड़ गया है, ये जिस तरह से लोग कर रहे हैं आपके साथ,
मतलब आपको पीछे गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने 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 कोई इतना छोटा काम तो इधर नहीं किया। यहाँ के जो सबसे बड़े एनआरजी एरिना में ये शो होस्ट किया जहाँ पे 8,000 की तादाद थी। और एनआरजी एरिना वो जगह है जहाँ पे टेलर स्विफ्ट, मैडोना और एमिनेम और 50 सेंट्स गाते हैं। उससे बड़ी एनआरजी एरिना से तो कोई बड़ी जगह नहीं है। डैलस में ग्रैंड सेंटर है, मैंने वहां होस्ट किया। हमारी कम्युनिटी के सारे गोरों के शोज तो मैं नहीं कर सकती ना होस्ट, वो मुझे क्यों खड़ा करेंगे? वो तो प्रियंका चोपड़ा को भी नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि वो देसी है। बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने अपनी फील्ड में यहाँ पे बड़ा ही काम किया। मैंने कोई छोटे मोटे काम तो इधर मुझे नहीं लगता कि हाँ, जॉब्स मैंने करी है जो मैं सबको बताती हूँ, जो मैंने और जॉब्स करी है और वो सब करते हैं। ब्रो ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताऊं कि किसी को क्या पर्सनल लाइफ को मेरा कोई हक नहीं है बताने का, मगर बहुत बड़े बड़े लोग वहां करना पड़ता है, वहां सब करना पड़ता है और इसी में अजमत है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में आप कितने पैसे कमा रहे? बहुत पर्सनल सवाल है लेकिन लोग जरा सोचते हैं ना कि पाकिस्तान में कितने कमा लेती थी और वहां जाकर आप कितने कमा लेती हैं जिसकी वजह से आप अमेरिका ही टिक गई हैं। पाकिस्तान में जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था 2014 में, मेरी 6 लाख तनख्वाह थी। उसके बाद जब मैंने पीएसएल करा तो वो भी 1 महीने का इतना ही मुझे सिर्फ स्टेडियम होस्टिंग का इतना मिल जाता था। फिर बाद में जो स्पॉन्सर आते थे, जैसे एक टक की तरफ से मैंने शो किया, उसके अलग मिलते थे। मगर मैंने जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है ना कमा के मजा आया, रमजान ट्रांसमिशन के भी इतना ही मिलता था, 6 लाख कमा के मजा आया ना, वो मुझे मजा जो आया वो मुझे अपनी थेरेपीज में आया। मैं जो थेरेपीज करती थी पाकिस्तान में बैठ के मैं डॉलर में कमाती थी। अच्छा। बैरूने मुमालिक में लोग थेरेपिस्ट कोई गोरा हायर करने को तरजीह नहीं देते क्योंकि एक औरत को अपने शौहर से मसला है, उसका शौहर कहीं और जाता है या कुछ भी, वो जाती है किसी गोरे थेरेपिस्ट के पास तो वो ये कहता है कि यार तुम छोड़ दो, खत्म करो, तुम भी कहीं और इंटरेस्ट कर लो। वो अपने अपने हिसाब से उसको मशवरे दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ के लोग बाहर में कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग पाकिस्तान से थेरेपिस्ट हायर करते हैं। और ऑनलाइन में फायदा भी ये होता है कि आपको शर्म नहीं होती कि सामने जाने में। कुछ लोग सामने बैठने में कंफ्यूजन फील करते हैं, तो मैंने उसमें कमाया और मैंने एक थेरेपी के मैंने 20-20 हजार भी लिए हैं क्योंकि वो तो मैं देखती थी कि क्लाइंट कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो दे भी सकता है। मैंने मुफ्त में भी किए हैं, मैंने 5-5 हजार में भी किए जहां मुझे लगता है कि नहीं यार इसको निकालना है तकलीफ से। अच्छा, अभी अगर कोई आपसे इस तरह से राब्ता करना चाहे कि मुझे बड़ा प्रॉब्लम है और वो इतना अफोर्ड ना कर सकती हो या कर सकता हो, हाँ, तो क्या आपका इलाज करेंगे अभी भी उनको उस तकलीफ से निकालने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जब तक वो वक्त था कि जब मैं कर सकती थी, उस वक्त सिर्फ 2 बच्चे थे, अब मेरे 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान में मेरे पास मेड्स भी हुआ करती थी, आज मुझे घर का काम भी खुद करना है। पाकिस्तान में ग्रोसरी ऑर्डर पे आ जाती थी, यहाँ मुझे खुद लेने जानी है। पाकिस्तान में ड्राइवर था, यहाँ ड्राइवर भी मैं हूँ। अब भी मेरे लिए बहुत नामुमकिन हो गया है। अब मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल हो गया है भाई। मैंने कोशिश की थी कि कोई, लेकिन अब मुश्किल है, सॉरी। अच्छा ये बताएं कि सबसे बड़ी अमाउंट, सबसे ज्यादा पैसे शोबिज में कब और किस वक्त कमाए? कौन से प्रोग्राम्स? शोबिज में मेरा ख्याल है पीएसएल पे ही मैंने कमाई थी, पीएसएल पे ही कमाती थी। हाँ, हर साल का ज्यादा कितने? हाँ, जैसे कहते हैं ना मीटर चलता था वो साल का एक। अच्छा, हाँ, बता दें अब कौन सा आपको एफबीआर वालों ने पूछना है? नहीं, कोई इतने खास ज्यादा नहीं। मेरे माशाल्लाह जो लोग समझते हैं ना, असल में बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितने करोड़पति अरबपति लोग। हाँ, ऐसे कोई करोड़ अरबपति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, माशाल्लाह मेरे भाई जो है वो बहुत ज्यादा ही चार्जेस अलॉट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको बेहद मुस्तकिल माफिर हलाल रोजगार अता फरमाए। मगर मेरा ऐसा सीन नहीं है, मैं तो 10 लाख पे भी खुश हूँ ब्रो। मेरा सिंपल सी लाइफ है, मुझे ना कहीं पार्टियां करनी है, ना मुझे कोई हरमेस की और लुई वुइटन के बैग्स चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
मैं सिंपल सी औरत हूँ, मैं 10 लाख में खुश हूँ बहाना पे। अच्छा, चले माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अब तक आपने एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, सारा कुछ किया, ठीक है, कोई एक ऐसा एक्टर होगा हाँ जिसके लिए आपने सोचा होगा कि यार काश इसके साथ काम कर लेती ना तो बस सपने पूरे हो जाते। मतलब सपने से मुराद के किसी एक को सोचती होंगी ना यार इसके साथ एक ड्रामा मिल जाए, पाकिस्तानी या इंडियन? जो भी आपके। आईपी मुझे बिलाल अब्बास, चले दोनों बता दे। बिलाल अब्बास बड़ा पसंद था हमारे जब अच्छा। पाकिस्तान में, जब उसका वो वाला ड्रामा आया था, जाने तमन्ना जाने हाँ। तेरा, वो वाला। और अच्छा, मेरे भूत बहुत जल्दी उतर जाते हैं, मेरा मसला ही है। अच्छा। मेरे भूत बहुत जल्दी उतर जाते हैं। मुझे 4 दिन के लिए कोई अच्छा लगता है, 5वें दिन मैं खुद ही ठंडी हो जाती हूँ। तो अब सुहेल को भी पता होता है कि इसका 4 दिन का चार्म है, या 5वें दिन खुद ही रिलैक्स हो जाएगी। तो अच्छा। मुझे पता है, अब पता है कौन अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, अल्लाह जब उसके बारे में बात भी करती हूँ, देखो इंटरेस्ट ही चेंज हो गया। एक्सप्रेशन देखने वाले हुए वे। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। नाम ले, नाम लेना। क्या क्या उसका नाम है? कतरीना कैफ का शौहर है, उसकी तो बीवी है, वो तो मुझे पूछेगा भी नहीं। कतरीना, हाँ कतरीना कैफ का शौहर, वो दाढ़ी वाला, हाइट वाला, क्या नाम? वाला है वो, मुझे प्यारा लगता है। आजकल वो आपको अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बस उसकी भी 4 दिन की चांदनी है। मैं तो इतनी क्रेजी बच्ची हुआ करती थी, आपको पता है। एक और आपके पॉडकास्ट के लिए आपको बताऊं कि मुझे ना शुरू से सिंगर्स पसंद थी ना, तो मैं जब झूला झूलती थी, मेरे घर में एक झूला था, बस मैं वो झूलती रहती थी। मैं गाने गाती थी, मुझे सिंगिंग अच्छी लगती थी, और मुझे सिंगर्स बड़े इन्फैचुएट करते थे ना। तो उस वक्त राहत फतेह अली खान नया आया, तो मैं झूला झूल रही थी। मैंने कहा अम्मी मैं राहत फतेह अली खान से शादी करूंगी। तो अम्मी कहती थी वो पंजाबी है, वो दूजी घर भी लेगा। तुसी दूजी दी इजाजत देनी नहीं। देनी नहीं ना। अच्छा, तो और मैं इतनी पागल थी कि मैं, मेरा ख्याल है 8 साल की उम्र में अहमद जानजेब का जब एक बार तो मेरी वो आया सुमेर में, उसकी चलती हुई गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। अच्छा। चलती हुई गाड़ी के सामने खड़ी हो गई एक बच्ची, और वो बाहर आया, और मैं जो रोना शुरू करके मैंने रोना शुरू किया, पूरा मुंह, और बस बुरा हाल हो गया। और आज तक मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं है। अच्छा, वो तस्वीर थी, वो पैनिक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, वो तस्वीर ही नहीं खींची। और फिर हुआ कि जब मैं बड़ी हो गई, और जब सारी इंडस्ट्री में हम लोग आ गए, और सारे रसूख होने लगा, तो फिर तो उसको पता होगा, फिर शौहर भी मेरा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसको पता होगा कि सुहेल की बीवी है और इसके बहन भाई है। तो मेरे लिए रीच बहुत आसान हो गई थी उसके लिए ना, बहुत आसान। अहमद जानजेब के लिए सुहेल का स्टूडियो बिल्कुल उसके स्टूडियो के सामने था। मैं चाहती, मैं ये यूं कदम रखती बाहर और सामने उसके स्टूडियो में घुस जाती। सुमेर मैं आज तक अहमद जानजेब से नहीं, अभी मेरी उससे बात भी हुई इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। वो मेरे कहा रहा था मुझे उससे मिलना था, और मैंने कहा कि मुझे मिलना है। फर्स्ट टाइम इन लाइफ, मेरा ख्याल है बचपन की मोहब्बत, और अब 31 साल की मैं हो गई हूँ, अब जाके मैंने उससे इजहार किया, और मैं मिलने नहीं गई उससे। मैंने कहा सुहेल कहते हैं क्यों नहीं तुमने उससे मिलना, तुम इतना उसको, उसकी आवाज तुम्हें पसंद है। मैंने कहा सुहेल, आपके हस्बैंड बहुत कूल है इस मामले में। तो फैन तो हो सकते हैं ना हम किसी के, अगर आपने कहा बचपन की मोहब्बत। फैन तो यार ऐसी फैन की भी एक मोहब्बत होती है, आप क्यों नहीं समझते इस बात? मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हमने गलत जगह मत लेके जाए, मैंने कहा आपको मैं घुमा के फिर कुछ और कर दूंगी। मतलब आपने कंट्रोवर्सी देनी नहीं मुझे। मैं दूंगी भी ना, ऐसे कैसे? मेरी अम्मी कहती है बात सुनो। मैंने कहा अम्मी सुमैर के साथ वीडियो भी करनी है, मैं जा रही हूँ। बात सुनो, ख्याल से करना, वो अंदर की बातें निकलवा लेता है। मैंने कहा अम्मी इसको पता नहीं है, फिर इसकी माँ आके उसके सामने बैठी है। इतनी जोर से अम्मी हंसी कह रही है, हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम उसकी भी माँ हो। आपसे तो मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि मतलब आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो आपको, अरे वो जो कतरीना पसंद है, वो जो हर वक्त कतरीना कतरीना कहते रहते हैं, मैंने उनको दीपिका उनको इतनी पसंद है। मैं कभी गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम है मुझ में, तो चले जाए किसी और के पास। तो कहते हैं उसको तो रणबीर कपूर लेके उड़ गया, मैं कैसे जाऊँ उसके पास? मतलब अभी भी दिल है जाने का है? हाँ
ब्रो, इनको हमेशा खुली छूट मर्दों को देके रखो। मैं कहती हूँ वो औरतें पागल होती हैं जो समेट समेट के रखने की कोशिश करती हैं। जो परिंदा होता है ना, उसको पिंजरे में रखोगे, जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलेगा वो उड़ेगा। पिंजरे साले उसको, परिंदे को उड़ने दो, लौट के नहीं आएगा। लौट कर आएगा। अच्छा, वैसे क्या मशवरा देती हैं? बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको मैं देखता हूँ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी है, नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि आप जानती हैं कि मैं मेरा काम ही सारा सेलिब्रिटीज पर है, तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज से मेरी बातचीत होती है। तो मुझे हैरानी इस बात की होती है कि उन दोनों के दरमियान प्यार भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन लड़ाई इस बात पर है कि मेरा हस्बैंड फला एक्ट्रेस के साथ बात बहुत कर रहा है और बस ये वजह है कि उनके घर लड़ाई। कोई मशवरा दें उनको भी। यार ये एक बीमारी है, पता है, शक जो है ना, शक और इनसिक्योरिटी एक बीमारी है। जो लड़कियां अपने अंदर कॉन्फिडेंट होती है ना, ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है एक्चुअली। अगर आप अपने मियाँ पे शक करती हैं या आपने हर दूसरे दिन कसूरी डाली हुई होती है, तो आपके अपने अंदर, अपनी जात के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, कोई लड़की खड़ी, अमेरिका में कितनी हसीन मेकअप की, 4-4 कोटे, क्या कपड़े, क्या लाइफस्टाइल, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। धिकान भी दुआ मलिक, आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मेरे पास लौट के आए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। मुझ जैसा कोई, मैं आप जैसी नहीं हो सकती, आप मेरे जैसी नहीं हो सकती। मैं एक्सक्लूसिव हूँ दुनिया में। आप समीर, एक सेकंड, सुमेर नाम है, पता नहीं क्यों मुझे आप शक्ल से समीर लगते हैं। सुमेर, एक सेकंड को ये बात सोचें कि कायनात में अरबों लोगों में कोई एक सुमेर भी नहीं है, सिर्फ आप है। हाउ एक्सक्लूसिव इज दैट? हाँ, चाहे वो जो हो, जैसा हो, वो तो आपको पता है ना। दुनिया को तो सुमेर चौधरी पता है ना, बस। सुमेर कोई और नहीं है यार, ये भी एक स्वैग है। अरे वाह, क्या बात है। आज के इस पॉडकास्ट में ना, यकीन करें, मेरा फोन बढ़ता जा रहा है, मजा आता जा रहा है। बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत बरसों से मेहनत की है, मैं आपको पता नहीं कितने सालों से देख रही हूँ। मैं आपको तब से देख रही हूँ जब आपने शायद नया शुरू किया था। आपने कितनी स्ट्रगल की है, मैं आपकी आंखें सूजी भी होती थी। मैंने फिर आपको मैसेज किया कि क्या आप नशा करते हैं? बिल्कुल, हाँ, मुझे आपकी आवाज बैठ जाना, आप एक छोटे से घर से आपने खुद से शुरू किया। मैं कहती हूँ मत डरे, बताएं लोगों को कि कितने से आपने शुरू किया, चैनल कहाँ का कहाँ पहुंच गया। मैं, आप यकीन करेंगे, जब मैंने आपकी वो वाली पॉडकास्ट देखी जो अभी हुई थी, आपका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, उनकी जब मैंने पॉडकास्ट देखी, मैं इतना खुश हुई। आप ऐसी पॉडकास्ट करें। फिर उसके बाद आपने किसी और भी, अभी आप रिसेंटली, हाँ, रूबी एनम, फिल्म स्टार लैला, और ये लैला के साथ मैंने देखी। तो ना ऐसे आप करेंगे, आप अपनी जगह से बाहर निकल के उनकी लोकेशंस पे जाए। और आप जितना अच्छा बोलते हैं, मैं कभी भी किसी की ऐसी बात नहीं करती कि मुंह पे है कुछ। आपकी आवाज में एक एक्स फैक्टर है, एक हस्क है, हस्क की आवाज है आपकी। आप you're वेरी गुड लुकिंग, यू नो योर कंटेंट। आपने स्क्रूटनी मारी हुई होती है इंटरव्यू से पहले, वरना बड़े बड़े होस्टों को कुछ पता नहीं चल रहा होता। वो ये कहते हैं कि क्या फरारी गाड़ी का क्या सीन था, ऐसे भी बैठे हुए। तो आपने ना अपना ये किंगडम है आपका, ये यूट्यूब, ये आपने खुद बनाया है, खुद बनाया। आप किसी चैनल पे नहीं बैठे हुए। तो मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ यूट्यूबर्स को, और आप जैसे जिन्होंने बड़ी सफाई और सुथराई के साथ, कभी भी किसी के बारे में बुरी वीडियो मैंने नहीं देखी। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज पे लोग कहते हैं हमारे व्यूज आ जाए, हम अगले की मट्टी पलीत कर दे। आपने ऐसे जरूर, मगर तमीज से बताएं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, मेरे जहन में एक बात आती है। मुझे यूं लगता है कि जैसे आपने कहा ना सुमेर चौधरी, आप यकीन करें, आप बातें बोल रही थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसी बातों पे ना, कि अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी है। तो मुझे डर लगता है यार, एक बंदा मुझे जानता है, वो मुझे इंस्टा पर लिख देगा आपकी मैंने फलां वीडियो देखी, फलां देखी, लेकिन आपने मेरे बारे में ये कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं, जब मेरे पास स्क्रिप्ट कोई आए ना, तो मैं कहता हूँ यार ये कंफर्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस तुमने किसी और का थंबनेल देखकर मुझे बता दिया कि ये काम हो गया, तो ये कंफर्म करो पहले। तो मुझे ना ये शर्मिंदगी सी होती है कि यार मैं ऐसे कैसे बोल दूं। हाँ, तो आपको पता है, अच्छा एक बात आपसे, आज के पॉडकास्ट, हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ये बात कहते रहते हैं कि आप फिरोज खान की बहुत तरफदारी करते हैं।
हाँ आप उनके पेड यूट्यूबर हैं, आफला हैं। आप मुझे, अच्छा हाँ 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 हाँ, और जब से उनका एक प्रॉब्लम हुआ था जो हाँ हाँ हाँ। क्या और उनकी एक्स वाइफ का, तो मैं आपसे आज एक बात पूछता हूँ, क्या आज तक मैंने कभी कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज पूछ कर आप लोगों से की, या मेरा कभी राब्ता हुआ इस बारे में? मैं जो बोलता हूँ आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोले कि जो बोलता हूँ मैंने कभी आपसे कांटेक्ट करके कभी नहीं, पूछा? वल्लाह आलम कभी नहीं, वल्लाह आलम कभी भी नहीं। और कभी भी नहीं, और बल्कि आपने सिर्फ एक दफा, मेरा ख्याल है आपकी मेरी वालदा से बात हुई है उनके इंटरव्यू के लिए, जी और बिल्कुल। आज हमारी सालों बाद बात हुई है। सुमेर, एक दफा पहले भी आपने, सालों पहले आपने मुझसे बोला था कि एक पॉडकास्ट करते हैं, एक करते हैं पॉडकास्ट, और वो बात कहीं आई गई होगी, और सालों बाद मैंने आपका नंबर ढूंढा है, और मैंने खुद बोला है कि चले सुमेर करते हैं, बिल्कुल। वो भी आप अमेरिका मेरा ख्याल है जाने की तैयारी में थी शायद, मुझे बिल्कुल बिल्कुल तो आप तैयारी में थी, तो आप ये बात तो दावे से कहती है ना, हल्फन कहती है कि मैं कुछ भी पूछ कर नहीं करता आपसे। मैं हल्फन कहती हूँ कि सुमेर चौधरी हमारी फैमिली के पेड यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमेर अपना टाइम देने का मुझे, और मेरे तरफ से सारी दुआएं। बहुत सारी दुआएं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात जरूर करना चाहूंगा। देखिए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अगर दुआ के चैनल पर जाएंगे ना, तो दुआ के चैनल पर आपको ऐसी ही बातें मिलेंगी। ये नहीं कि दुआ जो है वो पॉडकास्ट में ऐसी बात कर रही है, और जब आप इनके चैनल पर जाएंगे, दुआ मलिक आप लिखेंगे तो आपको इनका यूट्यूब चैनल एक ही है, दुआ मलिक। जैसे इन्होंने कहा ना दुआ मलिक, वो वाकई दुआ मलिक यूट्यूब पर आपको एक ही मिलेंगी। तो ये बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन दुआ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखें आप बहुत ज़ाहिर है आपको इस वक्त बहुत सारे लोग पैसे देते होंगे, और यहाँ पर एक चीज मेरे जहन में आ रही थी जो कि मैंने कहीं देखी और सुनी भी, कि आप लाइफ कोच है। जी जी, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्प करती हैं, मोटिवेशन उनको दिलाती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे कि आपने जिंदगी में क्या ऐसा कर लिया कि आपसे मोटिवेशन मिले? मैंने जिंदगी में ये कर लिया जनाब कि मैंने शादी के बाद मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था, जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी शऊर नहीं होता। मेरी पहली औलाद के बाद मुझे एंजाइटी अटैक्स पड़ते थे, मैं दवाइयों पे चली गई थी। बड़े मशहूर पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, वो इस बात के गवाह हैं, और मैंने अपने आप को खुद उस सिचुएशन से निकाला। मैं और सुहेल बहुत ही डिफरेंट किस्म के इंसान थे। सुहेल को बहुत एक्सट्रीम एंगर इश्यूज थे, जो कि सुहेल ऑन स्क्रीन आके मानते हैं। मैं एक बहुत ही हसास किस्म की लड़की थी। मैंने बहुत ही ड्रामेटिक चेंज शादी के बाद देखा, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये सारी चीजें पैदा हुई थी। मैं जिंदगी की बहुत सारी हकीकतें देख चुकी हूँ, क्योंकि उमायमा भी और फिरोज भी आके अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे बताते हैं कि हम लोग कोई भी सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। हम हर बिल्कुल वो बताती हैं, बिल्कुल हर बहन भाई अपना इंडिविजुअल स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है। मैं वो बच्ची हूँ जिसने अपनी शादी अपने पैसों से की। मैंने अपना जहेज, अपनी बरी, अपना जेवर, अपनी शादी कराची के सबसे महंगे बीच व्यू क्लब के अंदर, स्टार स्टडेड वेडिंग, केटरिंग से लेके एवरीथिंग आई डिड माई सेल्फ। दैट इज माई अचीवमेंट डार्लिंग। उसके बाद मैंने 3 बच्चे किए। 3 बच्चों के साथ मैंने पोस्टमार्टम के साथ मैंने दुनिया में सारा काम किया। मैं वो लड़की हूँ जो मैड वेंचर्स थाईलैंड एयरवाई का अपनी बेटी को गोद में लेके गई थी, औलाद को घर पीछे नहीं छोड़ा था। मेरे लिए जिंदगी की अचीवमेंट्स ये है कि मैंने 12 अनगिनत खानदानों की कफालत अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से करवाई। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से लोगों को हजें करवाई, जिसकी इंस्टाग्राम पे डो टू लाइफ के पेज पे वीडियोस मौजूद हैं। हज और उम्रा हर साल अल्लाह ताला ने मुझे करवाया भी, और मेरे वसीले से अल्लाह ताला ने लोगों को भी करवाया। अल्लाह ताला ने मस्जिद मदारिस मेरे उससे कायम किए, जिसका मैं मस्जिद की मैं वीडियो इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी, तो ये बात जो लोग एनजीओ चलाते हैं उनको पता होगा कि इंटरनेशनल डोनेशन, अगर आप रिलीजन के ऊपर कोई काम करते हैं तो आपको इंटरनेशनल फर्म से डोनेशन नहीं मिलती। रिलीजन के ऊपर अगर आप कोई काम करते हैं तो पब्लिकली वो चीज मैं नहीं दिखा सकती हूँ, मगर जिनको पता है उनको पता है।
आई थिंक अब मैं लगा दूंगी, मेरे पास वो सारी वीडियोस पड़ी हुई, अब लगा दूंगी क्योंकि अब मैं भी एक्टिवली रन नहीं कर रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जस्ट इन केस इफ एनीवन वांट्स टू सी, ये मेरी सारी अचीवमेंट्स है। मसला आप लोगों के अंदर ये है कि आप लोग सिर्फ एक बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस बनने को जो है उसको कामयाबी की डेफिनेशन आप लोगों की अलग है। मेरी कामयाबी की डेफिनेशन, कामयाबी का मफहूम मेरा अलग है। मैं बहुत कामयाब हूँ अपनी जिंदगी में। यही बात आप लोगों को सोचनी चाहिए, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोगों को देखते होंगे और यही समझते होंगे कि यार हम इससे क्या सीखें, ये तो, क्योंकि आपको लगता होगा कि उसके पास तो कुछ ही नहीं है ना। आप उस इंसान को कामयाब समझते हैं जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, चाहे उसने बहुत सारी गलत एप्स को प्रमोट करके पैसा कमाया हो। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से इंस्पायर होते होंगे जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ हो, और आप लोग ऐसे इंसान से दूर होते हो जिसके पास ये सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो दिल से अमीर है, आपका साथ दे सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।